गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और आज तुम्हारा टेस्ट भी है। तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, और जो आज तक पढ़ेंगे वो भी टेस्ट में आएगा, ठीक है। मैंने 15 क्वेश्चंस दिए हैं तुम्हें। 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर तुमने पिछली 1-2 क्लासेस आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अच्छे से लिए तो, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभात भाई, थैंक यू, बिल्कुल बढ़िया अनूप। चलो बेटा शुरू करते हैं क्लास। अच्छा, एक जो चीज मेरे सामने आ रही है कि 1-2 बच्चों की कंप्लेंट आई थी कि भाई सर वो 9 या 10 तारीख की जो पीडीएफ है वो एक तो सेम है, और कुछ शायद 1-2 क्लासेस की पीडीएफ आपके पास नहीं पहुंची है। तो मैं क्लास के बाद पर्सनली चेक करूंगा कि कौन कौन सी पीडीएफ तुम्हारे पास नहीं आई है, और उन पीडीएफ्स को आज तुम्हारे पास अपलोड कर दिया जाएगा। तो कल एक बार सारे लोग देख लेना, वो सारी पीडीएफ्स आ जाएंगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। 8 बजे तक आ जाएगा सेक्शनल टेस्ट जीके का, 8 बजे तक आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। चलो 8 बजे के आसपास होगा बच्चों। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। और अब हमारा सेशन शुरू करते हैं बिना देरी के। और अब देखो, कल के सेशन में हमारे क्वेश्चंस तो हमने कम किए, पर हमने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया था। आज भी क्वेश्चंस 5 to 6 ही है, पर हमारा थ्योरी वाला पार्ट यहां पर पूरा हो जाएगा, यानी कि कंटेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो हमने पिछले 1-2 और आज की 3 क्लासेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर की है, ये इससे हमारा आज आईवीसी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कम पर कंटेंट ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। हमने क्वेश्चंस वैसे काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं इस चैप्टर से, पर देखो अब हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस वैली सील्स कॉमनली डिपिक्टेड विच टाइप ऑफ इमेजरी। सिंधु घाटी की मोहरों पर आमतौर पर किस प्रकार की छवि दर्शाई गई है। तो बता सकते हो सील्स पर क्या देखने को मिला है आप लोगों को। मैंने वैसे बताया है, ध्यान से देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो सील्स हैं, ये जो मोहरें हैं, ध्यान से देखो बेटा, सील्स या मोहरें जो हैं वो 2 तरह की पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेनली 2 तरह की, ठीक है। एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ तो अलग तरह की भी पाई गई हैं, पर 2 मेन ग्रुप पाए गए हैं सील्स के मोहरों के। तो एक तो है स्क्वायर शेप्ड, ठीक है, मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, एक तो स्क्वायर शेप्ड है, और दूसरी है भैया रेक्टेंगल शेप्ड, यानी कि रेक्टेंगुलर, है ना। तो एक तो चौकोर है, दूसरी आयताकार है। जो स्क्वायर शेप्ड सील्स हैं, ध्यान से देखो, इस तरह की जो सील्स हैं, इस पर स्क्रिप्ट प्लस पिक्टोग्राफ है, यानी कुछ ना कुछ इनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ इमेज बनी हुई है किसी जानवर की। तो स्क्रिप्ट और जानवर, और यहां पर रेक्टेंगल जो सील्स मिली हैं उनमें कोई जानवर नहीं, कोई पिक्टोग्राफ नहीं। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है बच्चों, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि जब आप किसी पत्थर पर, सॉलिड सरफेस पर कोई इमेज बनाओ उकेर कर, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट प्लस पिक्टोग्राफ किसका, एनिमल्स का। तो आंसर तो तुम्हें पता चल गया होगा, यहां पे सिर्फ स्क्रिप्ट है, जो रेक्टेंगल वाली है ना, यहां पर सिर्फ स्क्रिप्ट है। तो यहां पर हमें पता चल गया, यहां पर भैया स्क्रिप्ट प्लस पिक्टोग्राफ, यहां पर सिर्फ स्क्रिप्ट जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अनडिसाइफर्ड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक अनडिसाइफर्ड है, पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। अनडिसाइफर्ड ऐसे लिखते हैं, अनडिसाइफर्ड मतलब जो पढ़ी ना जा सकी हो, ठीक है। और दूसरी चीज, आज तक जो सील्स मिली हैं वो लगभग 3000 से ज्यादा सील्स मिली हैं, 3000 से ज्यादा सील्स मिली हैं, और उनको हम मेनली स्क्वायर शेप्ड और रेक्टेंगल शेप्ड सील्स में डिवाइड करते हैं। और एक चीज याद रखना, जिस पत्थर से, जिस स्टोन का इस्तेमाल हुआ है सील बनाने में, वो जनरली एक ऐसा पत्थर है जिसे हम बोलते हैं स्टीटाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टीटाइट।
स्टीटाइट थोड़ा ऐसा पत्थर होता है जैसे लाइमस्टोन होता है ना, चूना पत्थर, कि दिखता है पत्थर जैसा, होता भी पत्थर जैसा ही है, पर उस पर आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, उकेर सकते हो, ठीक है। तो भाई स्टीटाइट मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसे हिंदी में भी स्टीटाइट ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्टीटाइट। तो स्टीटाइट नाम का पत्थर है जिससे मोहरें बनी हैं, जिनके ऊपर आसानी से कुछ लिखा जा सकता है। और एक चीज और बता दूं, जानवरों के पिक्टोग्राफ्स मिले हैं, एनिमल्स के पिक्टोग्राफ्स मिले हैं। और तुम बोलोगे सर कौन कौन से जानवरों के, तो तुमने देखो, मैंने शायद तुम्हें सील्स में दिखाया भी था, ये देखो कौन कौन से जानवर, यहां पर बुल बना हुआ है, बैल, ऑक्स, है ना भाई, यहां पर टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, यहां पर ये बुल है ना, भैंसा है, उसके बाद ये अपना ये राइनोसिरस है, ठीक है, राइनोसिरस है, हिरन है। तो हम यहां लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं यहां पर कि भैया सील्स पर जानवर कौन कौन से हैं, टाइगर है यानी बाघ है, उसके बाद एलिफेंट है यानी हाथी है ना, उसके बाद डियर यानी हिरन है, उसके अलावा यहाँ पर बुल है यानी बैल है, उसके बाद अपना यहाँ पर राइनोसिरस है ना, राइनोसिरस, ठीक है भाई। तो इस तरह के एटसेट्रा डाल देते हैं यहाँ पे, इस तरह के जो जानवर हैं इनकी इमेजेस देखने को मिली है हमें। तो याद रखो, इंडस वैली सील्स पर, सिंधु घाटी की मोहरों पर आमतौर पर किस प्रकार की छवि दर्शाई गई है, एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट, पशु और लिपि, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सील्स हैं, तुम देख सकते हो, और ये तो पशुपति सील है जिससे पता चलता है कि ये लॉर्ड शिवा के भक्त थे, यानी लॉर्ड शिवा को वर्शिप किया जाता था। ध्यान से देखो बेटा, अच्छा एक सेकंड, अरे क्लास तो चल रही है भाई, तुम कैसे बफरिंग बोल रहे हो, एक सेकंड। बफरिंग कहां हो रही है भाई, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अभी ठीक है ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बीच में अगर एक आधा सेकंड के लिए हो जाती है तो एकदम से सारे मैसेज क्यों कर देते हो बे। चलो देखो, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर बफरिंग से कुछ ना सुना हो तो। जैसे मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स या मोहरें मिली हैं, ये सब तुम जानते हो कि चान्हूदारों में बनती थी। कहां पर बनती थी, चान्हूदारों में ये सील्स मोहरें बनती थी। हर साइट की अपनी एक सील हुआ करती थी, हर साइट की अपनी एक सील होती थी, वो उनकी आइडेंटिटी, वो उनकी पहचान होती थी। और सील्स का इस्तेमाल व्यापार में किया जाता था, ट्रेड में किया जाता था। मैंने कल भी बताया कि अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जा रहा है तो सामान के साथ, जहां से सामान भेजा जा रहा है उसके साथ सील भेजी जाती थी, ताकि सामने वाले इंसान को यह पता चल जाए कि सामान आया कहां से। दूसरी बात, अभी तक का जो एक्सकेवेशंस हुई हैं, अभी तक की जो खुदाई हुई है, उसमें 3000 से ज्यादा मोहरें मिली हैं, सील्स मिली हैं। और सील्स दो तरह की होती थी, एक तो बच्चों स्क्वायर शेप्ड, दूसरी रेक्टेंगल यानी चौकोर और आयताकार। जो चौकोर होती थी उसमें कुछ ना कुछ इनकी स्क्रिप्ट में लिखा रहता था, और साथ ही साथ पिक्टोग्राफ, स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ लिखा रहता था, और पिक्टोग्राफ में भी जानवर होता था, एनिमल होता था। और कौन कौन से एनिमल होते थे, बाघ, हाथी, हिरन और अपना बैल, उसके बाद राइनोसेरस यानी गेंडा वेंडा बोलते हैं उसको, ठीक है, राइनोसेरस। तो भाई यहां पर स्क्रिप्ट और पिक्टोग्राफ, और रेक्टेंगल वाली में सिर्फ स्क्रिप्ट। और मैंने तुम्हें बताया कि स्क्रिप्ट कौन से पत्थर से, जो मोहर है, सील्स है, वो कौन से पत्थर से बनती थी, स्टोन से। कौन से स्टोन से, स्टीटाइट। कौन से स्टोन से, स्टीटाइट। स्टीटाइट नाम के पत्थर से बनती थी हमारी सीलें। और एक चीज और याद रखना, इस्तेमाल कहां हो रहा है, ट्रेड में हो रहा है, आइडेंटिटी के तौर पर, पहचान के तौर पर, आइडेंटिटी या पहचान के तौर पर, ठीक है। तो एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट यहां पर देखने को मिली हमें, और ये मैंने तुम्हें बताया कि ये स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, ये स्क्रिप्ट्स हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, और बेवजह के कमेंट्स मत करो, कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या तुम्हारे बेवजह के कमेंट्स देखूंगा, कोई जेन्युइन कमेंट्स होंगे तो मेरी नजर भी पड़ती है, ठीक है। चलो सभी को गुड इवनिंग। What was the primary purpose of the seals in the Indus Valley civilization? बताओ,
अभी जो पढ़ा वही तुम्हारे सामने है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जल्दी बताओ, क्या उद्देश्य था? जल्दी बताओ, अब तो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, काओ भी थी, काओ भी थी। बुल है तो काओ भी होगा, ऑब्वियस ही बात है। बहुत बढ़िया। तो ट्रेड है ना, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब है प्रशासन के लिए। भाई प्रशासन के लिए होगा, क्यों नहीं होगा? भाई एक बात बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सील का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? भैया कोई कागज, कोई कोई मान लो कोई किसी जगह पर छापा लगाना है, कोई छापा लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है ना, राजकीय कोई काम काज है, कहीं पे छापा लगाना है, तो सील से छापा लगेगा कि नहीं लगेगा? हालांकि उस टाइम पे कागज नहीं है, उस टाइम पे कागज नहीं है, पर जैसे क्ले वगैरह के ऊपर, चिकनी मिट्टी के ऊपर छापा लगाना होता था सील से, तो सील का छापा लगा दिया जाता था। तो यानी किसी ऑफिशियल कामकाज के लिए भी सील का इस्तेमाल हो रहा है, स्टैंप का इस्तेमाल हो रहा है, सील का इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ व्यापार के लिए तो हो ही रहा है, व्यापार के लिए तो हो ही रहा है। तो व्यापार और प्रशासनिक उद्देश्य से सील का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत जरूरी है। ये देखो इधर पे, द प्रेजेंस ऑफ टॉयज एंड गेम्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सजेस्ट व्हाट अबाउट देयर स्टोरी बोल रहा हूं, सजेस्ट व्हाट अबाउट देयर सोसाइटी। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में खिलौने और खेलों की मौजूदगी से पता चलता है कि उनके समाज के बारे में क्या सही है। तुम मुझे बताओ कि इस खिलौने और खेलों की मौजूदगी से हिंदू, उस टाइम का जो समाज है वो हिंदू ही हुआ करता था जनरली, पर अभी कोई ठोस एविडेंस नहीं है पशुपति सील के अलावा। तो ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रह रहे हैं वो खिलौने और खेलों की मौजूदगी अपने समाज में रखते, तो उससे किसके बारे में पता चलता है? क्या पता चलता है तुम्हें? क्या पता चलता है? कि सैन्यवादी समाज था। समाज के बारे में क्या पता चल रहा है? सैन्यवादी था। भाई खिलौने और खेलों से थोड़ी पता चलेगा कि सैन्यवादी था, हथियारों से पता चलेगा। बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें, फोकस ऑन चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग, मतलब क्या खेल और खिलौनों से वो बच्चों की अपब्रिंगिंग पर ध्यान दे रहे थे, उनकी परवरिश पर ध्यान दे रहे थे। स्ट्रॉन्ग रिलीजियस इन्फ्लुएंस, खिलौने और खेलों से रिलीजियस यानी मजबूत धार्मिक प्रभाव कैसे पता चलेगा? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों की परवरिश पर ध्यान और अवकाश और मनोरंजन पर जोर। भाई साहब बिल्कुल डी है। मतलब बेसिक बात यह है कि गेम्स और टॉयज से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाज के बारे में क्या पता चल रहा है कि ये लोग लेजर एंड रिक्रिएशन यानी अवकाश और मनोरंजन पर जोर देते थे, और अवकाश और मनोरंजन के टाइम में यानी छुट्टी और मनोरंजन के टाइम पे ये क्या कर रहे हैं? ये भैया खेल खिलौनों के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं। उस जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया तो है नहीं, टीवी या रेडियो एफएम कुछ तो है नहीं, तो उस जमाने में जो ये खेल खिलौने किया करते थे, बनाते थे, उन्हीं पर जोर दिया करते थे। अब बेसिक बात यह है कि सोसाइटी थी कैसी। अगर मैं सोसाइटी के बारे में यहां पर बात करूं तो मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स बताता हूं, जल्दी से ध्यान से देखो। 5 पॉइंट्स बताता हूं इनके समाज के बारे में, इनकी सोसाइटी के बारे में। जल्दी देखो बेटा, पहला पॉइंट इनके समाज के बारे में कि समाज जो है इनका, सोसाइटी जो है इनकी, वो जो है विभाजित थी। सोसाइटी जो है इनकी विभाजित थी, यानी सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। अब तुम बोलोगे सर कैसे डिवाइडेड? तो भाई हम लोगों ने देखा था कि सिटाडल यानी गढ़ और निचला शहर यानी लोअर टाउन। भाई सिटाडल और लोअर टाउन में डिवाइडेड है सोसाइटी। पता चल रहा है ना कि एलीट क्लास, उच्च वर्ग ऊपर रह रहा है और निम्न वर्ग नीचे रह रहा है। तो मतलब ये समझ में आ गया हमें कि सोसाइटी तो विभाजित थी, सोसाइटी तो डिवाइडेड थी। किसमें? एलीट क्लास में, है ना, एलीट क्लास यानी उच्च वर्ग, और दूसरा कॉमन पीपल यानी आम जनता। याद रखना, उच्च वर्ग और आम जनता के बीच में, आम प्रजा के बीच में डिफरेंस तो था, है ना भाई, डिफरेंस तो था। तो समाज तो विभाजित था। दूसरी बात कि विभाजित कैसे था, किस बेसिस पे था? तो अर्थव्यवस्था के आधार पर विभाजित था, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विभाजित था। अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विभाजित था। आर्थिक गतिविधियों
के आधार पर विभाजित था। अब कैसे देखो भाई, जैसे आज के टाइम में तो हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है वर्ण सिस्टम और उसके बाद कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है हमारी सोसाइटी आज के टाइम में। मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर उस जमाने की सोसाइटी विभाजित थी। आज की सोसाइटी जो है वर्ण और कास्ट सिस्टम पर विभाजित है। जैसे मान लो तुम में से कई सारे लोग होंगे जो ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करते हैं, जैसे मैं हूं, मैं क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करता हूं। आप में से कई हो सकते हैं जो वैश्य वर्ण को बिलोंग करते हैं, और आप में से कोई हो सकता है कि आप दलित यानी कि शूद्र वर्ण को बिलोंग करते हैं, और यहीं से कास्ट निकल के आई। ठीक है, तो उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम तो है नहीं। अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विभाजन था। समाज विभाजित था तो आर्थिक गतिविधि के आधार पर विभाजित था। जैसे मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी में सोसाइटी में 4 क्लासेस थी, 4 सेक्शंस थे, 4 वर्ग थे। अब एक वर्ग था ऐसा वर्ग जिसे हम बोलते हैं स्कॉलर्स यानी किसी चीज के ज्ञाता, जिनको नॉलेज थी, है ना। हम ब्राह्मण नहीं बोल रहे इनको, हम क्या बोल रहे हैं, स्कॉलर्स, ज्ञाता। उसके बाद दूसरे थे वॉरियर्स को हम वैसे बोल देते हैं क्षत्रिय। ठीक है, तो वॉरियर्स यानी योद्धा, और वैसे हिंदू वर्ण सिस्टम में आप सबको मालूम है योद्धा को क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय। फिर तीसरी क्लास हुआ करती थी ट्रेडर्स, है ना, व्यापारी, जिन्हें आज के टाइम में हम लोग बोल देते हैं वैश्य, बनिया, है ना भाई। हमारे अग्रवाल, गुप्ता, मित्तल, जिंदल, बिरला, ये सब क्या है, ये बनिया है। ट्रेडर्स के अलावा एक थे भाई लेबरर्स यानी मजदूर। तो आज का जो हमारा वर्ण सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, वैसे उस जमाने में वर्ण सिस्टम तो नहीं था, पर काम के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर डिवाइडेड थे। जो लोग पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं वो स्कॉलर्स, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं या लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं वो योद्धा, जो व्यापार कर रहे हैं वो ट्रेडर्स, और जो मजदूरी कर रहे हैं वो उस टाइम पे लेबरर्स हैं। तो इस तरह से डिवीजन था सोसाइटी में। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है समाज के बारे में। अब समाज में ये तो देख लिया कि समाज 4 हिस्सों में विभाजित था। उस जमाने में प्रजाति कितनी थी इंडिया में, प्रजातियां कितनी थी, ध्यान से देखो। प्रजातियां तो 4 रेसेस थी बच्चों, 4 रेसेस थी, 4 प्रजातियां थी। जैसे आज भी हिंदुस्तान में 4 प्रजातियां हैं। जैसे उत्तर भारत में जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और अपना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर पहाड़ी लोग रहते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं अल्पाइन, पहाड़ी। फिर जो नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हम इन्हें बोलते हैं आर्यंस। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्यंस, इंडो आर्यंस। तो पहाड़ी इलाकों में अल्पाइंस, जो प्लेन्स में रह रहे हैं, मैदानी इलाकों में इंडो आर्यंस, और जो साउथ में रह रहे हैं वो हमारे द्रविडियंस, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में रह रहे हैं, वो 7 सिस्टर्स में, तो उन्हें हम बोलते हैं मोंगलॉइड रेस। तो आज भी हमारे पास 4 रेसेस हैं, पहाड़ी यानी अल्पाइन, मोंगलॉइड, उसके बाद प्लेन्स में इंडो आर्यन, और साउथ में द्रविडियन। इन्हीं रेसेस को उस जमाने में कुछ अलग नाम से जाना जा रहा है। जैसे 4 रेसेस हैं यही जो आज हैं, तो जैसे हम बोल रहे हैं इंडो आर्यन प्लेन्स में, तो ये यहां पर क्या बोल रहे हैं, इनका नाम है मेडिटेरेनियन यानी आज जिसे हम इंडो आर्यन बोलते हैं, प्लेन्स में जो रह रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे उस जमाने में, मेडिटेरेनियन रेस। उस जमाने के लोगों को अभी क्या बोला गया है, मेडिटेरेनियन। सेकंड जो रेस है वो है मोंगलॉइड, जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में लोग हैं, मोंगलॉइड। ठीक है, मोंगलॉइड, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन हैं, जैसे उनके फिजिकल फीचर्स हैं, उनको मोंगलॉइड बोल रहे हैं। तीसरा अल्पाइन, जो पहाड़ी हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, ये अल्पाइन है। और फोर्थ बच्चों द्रविडियंस, यानी उस जमाने में इनको बोलते थे, या उस जमाने के लोगों को आज के टाइम पे बोला गया है प्रोटो
ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविडियन नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो इंडो आर्यन, यहां मैं लिख देता हूं कंपेयर करने के लिए, इंडो आर्यन, ये तो मंगोलॉइड है, ये तो अल्पाइनी है, और ये है अपने द्रविडियन। ठीक है भाई, तो ये 4 रेसेस उस जमाने में भी हुआ करती थी, इनके हिंदी में भी नाम इसी तरह से लिखने ले हैं। उसके बाद 4th पॉइंट, उस जमाने के जो ज्यादातर लोग थे वो मेडिटेरेनियन रेस को बिलोंग करते थे। आज भी हिंदुस्तान में ज्यादातर जो रेस के लोग रहते हैं वो है इंडो आर्यन। उस जमाने में मेडिटेरेनियन को इंडोयान के आर्यन के नाम से जाना जा सकता है। तो याद रखो भाई, 4th पॉइंट, मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी रेस को बिलोंग करती है, मेडिटेरेनियन यानी इंडो आर्यन। ठीक है भाई, मैक्सिमम पॉपुलेशन मेडिटेरेनियन रेस को। और लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट देखो भाई ध्यान से, पूरा समाज हमने डिस्कस कर लिया, यहां पे पूरा समाज हमने डिस्कस कर लिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ना सलोनी बाबू ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखो। यहां पर हमारे पास, वहां पे कहानियां थी, यहां पे कहानी थोड़ी कम है, बस ये फर्क है। यहां पर देखो समाज कैसा था, ये लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में ज्यादा शामिल हुआ करते थे, यानी जो मनोरंजन की गतिविधियां हैं उसमें ज्यादा शामिल रहते थे ये। अब मनोरंजन की गतिविधियां, तुम बोलोगे सर क्या करते थे ऐसा, देखो मनोरंजन की गतिविधियों में वो सब तो था ही, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो भाई, ठीक है जो तुम सोच रहे हो वो तो है, वो हमेशा से है, ठीक है, तभी हम हैं, तो वो सब तो है ही। उसके अलावा डाइस गेम्स खेलते थे ये, क्या खेलते थे, डाइस गेम्स। शकुनी मामा बन रहे हैं ये, ठीक है भाई, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अब देखो बेटा आगे ध्यान से देखो। तो ये डाइस गेम्स खेल रहे हैं, उसके अलावा ध्यान से देखो, डाइस गेम्स के अलावा भाई ये डांस में इंटरेस्टेड है। अब तुम बोलोगे सर डांस में कैसे इंटरेस्टेड है, भाई हमें एविडेंस मिला है, डांस में कैसे इंटरेस्टेड है। देखो भाई ये तो है डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ये किसका स्टैचू है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू है ये। अब तुम बोलोगे सर किधर से दिख रही है ये नाचते हुए, तो जिस तरह का जेस्चर इसने अपनाया हुआ है तो ये नाच ही रही है भाई, ठीक है। तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू ये हमें मिला है मोहनजोदारो से। कहां से मिला है बच्चों, मोहनजोदारो। और ये जो डाइस गेम्स हैं, ये देखो, ये लगभग हर जगह से आपको देखने को मिलेगा, लगभग हर साइट से आपको देखने को मिलेगा, तो एक पर्टिकुलर साइट को मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये देखो डाइस, देख रहे हो, हम तो आज के टाइम में वो प्लास्टिक की या फाइबर की यूज करते हैं, उस पर पेंट लगा के, ये ससुरा एकदम पत्थर की बनाई हुई है और उसमें छेद किए हुए हैं छोटे छोटे। समझ में आ रही भी बात, हनी उपाध्याय भाई स्पेशल ड्रिंक तो पीते थे मेसोपोटामिया से मंगवा के, वो पता नहीं शराब थी या क्या थी, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मोहनजोदारो से मिला है, और ये जो है ये हर साइड से मिला है, ये डाइस गेम्स, तो ये इसमें इंटरेस्टेड थे। अब तुम बोलोगे सर डांस में इंटरेस्टेड थे, तो ऑब्वियस ही बात है साला, बिना म्यूजिक के डांस थोड़ी होता है, बिना म्यूजिक के डांस थोड़ी होता है, तो भैया डांस है तो फिर म्यूजिक भी होगा। तो डाइस गेम्स है, डांस है, म्यूजिक है, समझ रहे हो भाई। चलो, तो यहां पर ये देखो ध्यान से, ये ज्यादा जोर देते थे लेजर और रिक्रिएशन पे, यानी मनोरंजन की गतिविधियों पे इनका पूरा फोकस था भाई। तो खेल खिलौने वगैरह जो भी बना रहे हैं, खेल खिलौने से पता चल रहा है, डाइस गेम्स वगैरह से पता चल रहा है कि हाँ भाई अपने टाइम में, खाली टाइम में अपना मस्त मनोरंजन करते थे, ठीक है, समझ में आया सबको। चलो बेटा, तो ये हो गया हमारा यहां पर ये वाला पूरा का पूरा सोसाइटी, समाज कैसा था इनका। चलो बेटा अब आगे देखो, विच डेटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, परसों भी बताया था ये, कि कौन सा देवता अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो।
जल्दी बताओ बेटा। बिल्कुल, देखो शिवानी, इंस्ट्रूमेंट तो कोई ना कोई तो होगा, पत्थर बजा लो या कुछ भी कर लो, है ना, कुछ ना कुछ तो इस तरह से, क्योंकि म्यूजिक तो कैसे निकलेगा फिर। चलो भैया, बिल्कुल आंसर है ए, लॉर्ड शिवा जो है वो इनसे जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये देखो, ये पशुपति सील हमने पहले भी देखी, और तुम सब जानते हो पशुपति किन्हें कहा जाता है, पशुओं के देवता कहा जाता है भगवान शिव को। पशुपति मंदिर भी तो है नेपाल में, बहुत फेमस है ना। तो और तुम देखो कोई ऐसा इंसान, एक तो इसके देखो यहां पे 3 मुंह दिख रहे हैं तुम्हें, 2 साइड में है और एक सामने है, तो 3 तो मुंह दिख रहे हैं तुम्हें। ऊपर से जिस तरह से ये बैठा हुआ है, लग रहा है कि भगवान शिव बैठे हुए हैं, पूरा आसन वगैरह लगा के, ठीक है। और जानवरों से घिरे हुए हैं, इधर टाइगर है, इधर एलिफेंट है, इधर अपना ये मेल बफेलो कह लो, बुल कह लो, इधर ये गेंडा कह लो, इधर ये हिरन है नीचे की तरफ। तो मतलब जानवरों से घिरे हुए हैं। तो जानवरों से अगर कोई इंसान घिरा हुआ है और एक तपस्वी की पोजीशन में बैठा हुआ है, तो भगवान शिव ही हो सकते हैं। बिल्कुल, ध्यान से देखो बेटा। तो यहां पर हमें यह तो पता चल गया पशुपति सील से कि ये लॉर्ड शिवा को पूज रहे हैं। पर मैं इनका तुम्हें ना रिलीजन बताता हूं, मैं इनका धर्म के बारे में तुम्हें 3-4 पॉइंट्स बताता हूं, जल्दी से देखो, क्योंकि हम कंटेंट कवर कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा नहीं हो सकता, ब्रह्मा नहीं हो सकता, ठीक है। लॉर्ड शिवा, मैं बताता हूं कौन कौन किसको वर्शिप कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये वर्शिप करते थे मदर गॉडेस को। अब तुम बोलोगे सर ये मदर गॉडेस, बेटा मदर गॉडेस जो है उन्हें हम यहां बोलते हैं मातृ देवी। सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो मातृ देवी थी, और दूसरा मातृ देवी के साथ साथ हम इन्हीं को बोल सकते हैं देवी मां। एक ही बात है, देवी मां कहो या फिर मातृ देवी। तो हर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर, ये मान के चलो तुम कि हर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पर, हर साइट पर मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। ये देखो, ये मदर गॉडेस की मूर्ति, इस तरह की मूर्ति मिली है भाई, इस तरह की मूर्ति मिली है मदर गॉडेस की। तो मातृ देवी या देवी मां को तो पूज रहे हैं। जैसे हम लोगों की कुल देवी होती है ना, हर परिवार की कुल देवी होती है, उसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर साइट की अपनी कुल देवी हुआ करती थी। तो मदर गॉडेस को तो वर्शिप कर ही रहे हैं, उस तरह की मूर्ति मिली है। दूसरा, दे यूज्ड टू वर्शिप अर्थ बाय कंसीडरिंग इट गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी ये अर्थ को भी वर्शिप करते थे, पृथ्वी की भी पूजा करते थे। अर्थ यानी पृथ्वी को भी पूजा करते थे, अर्थ को भी वर्शिप करते थे। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता अर्थ को भी वर्शिप करते थे? मैं बताता हूं कैसे। एक ना सील मिली है, एक सील मिली है इस तरह की। उस सील में क्या है कि एक औरत दिखाई हुई है, और उस औरत के वूम से, उस औरत के पेट से, उदर से एक पेड़ निकल रहा है। भाई टेक्निकली तो पॉसिबल ही नहीं है, औरत के गर्भाशय से, औरत के पेट से भाई पेड़ कैसे निकल जाएगा? प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। पर पेड़ कहां से निकलता है? धरती से। मतलब धरती को औरत के फॉर्म में दिखाया, महिला के फॉर्म में दिखाया है। धरती को औरत के फॉर्म में दिखाया, मतलब अगर औरत के फॉर्म में दिखाया मतलब वर्शिप कर रहे हैं भाई, तभी इंसानी रूप दिया है भाई, तभी इंसानी रूप दिया है। तो याद रखना, अर्थ को वर्शिप करते थे उर्वरता की देवी के नाम से, उर्वरता की देवी के नाम से, या फिर तुम इसे पृथ्वी देवी भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इंग्लिश में गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो उर्वरता की देवी, पृथ्वी देवी, यानी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहा करते थे यार, ये बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहा करते थे कि यार धरती हमें इतना कुछ दे रही है, खाना पीना, ईंटें, शेल्टर, सब कुछ।
तो यार धरती के टूवर्ड्स हमेशा नतमस्तक रहना, ये इनका मानना था। तो मदर गॉडेस को पूज रहे हैं, पृथ्वी को पूज रहे हैं, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो है लॉर्ड शिवा, जो कि हम देख चुके हैं कैसे पशुपति सील पर दिखाया गया उन्हें। तो लॉर्ड शिवा, तो ये हमें चल रहा है पता कैसे, पशुपति सील से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो भाई, फोर्थ पॉइंट, ये कुछ पेड़ों को भी वर्शिप करते थे, पेड़ों को भी पूजते थे ये। तो पेड़ों को भी पूजते थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ हुआ करता जिसको पूजते थे, पीपल ट्री, पीपल का पेड़। ठीक है, मेनली पीपल के पेड़ को वर्शिप करते थे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं एक चीज, ये जो है डेड बॉडीज को, लाशों को, डेड बॉडीज को ये दफनाया करते थे। दे यूज्ड टू बरी देम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पता चला है कि वो जो है डेड बॉडीज को दफनाते थे, क्रिमेट नहीं करते थे, जलाते नहीं थे। जैसे आज के टाइम में हिंदुइज्म में जलाते हैं ना, वैसे नहीं करते थे। ये बॉडीज को क्या करते थे, ये दफना दिया करते थे। तो डेड बॉडीज को दे यूज टू बरी देम। और एक चीज और याद रखना, कि इसका एविडेंस मिला है, हड़प्पा से, ठीक है, रोपड़ से, तो हर जगह से कोई ना कोई एविडेंस मिला है कि भाई डेड बॉडीज को बरी किया जाता था। जैसे एक एविडेंस मिला है जिसमें पंजाब का रोपड़ वाला एरिया, पंजाब की रोपड़ वाली साइड है ना, रोपड़, पंजाब के रोपड़ से एक खबर मिली है, ध्यान से सुनो, कि ये जब दफनाते थे किसी को, तो उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो उसका अपना पर्सनल सामान है, जो वो जिंदा रहते हुए यूज करता था या करती थी, उसको भी साथ में दफना दिया करते थे, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पृथ्वी। चलो देखो, तो रोपड़ से इंसान का कंकाल मिला है कुत्ते के साथ, ह्यूमन स्केलेटन मिला है डॉग के स्केलेटन के साथ। इंसान का स्केलेटन या इंसान का कंकाल, इंसान का स्केलेटन विद डॉग्स स्केलेटन, मतलब एक इंसान के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है रोपड़ में। हो सकता है कि जब वो जिंदा थे दोनों, तो उनके बीच में जबरदस्त बॉन्ड रहा होगा। कुत्ता मान लो पहले मर गया, कुत्ते को उसने प्यार से दफना दिया, और उसने फिर अपनी इच्छा जाहिर की हो अपने परिवार के सामने कि भाई जब मैं मरूं तो मेरे को भी मेरे उस कुत्ते के साथ ही दफना देना, जहां उसको दफना है वहीं साइड में मेरे को दफना देना। तो इस तरीके से इंसान और कुत्ते का एक जॉइंट ग्रेव मिला है, कहां पर, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, तो याद रखना, इंसान का कंकाल विद डॉग्स स्केलेटन ये यहां पर मिला है। और याद रखो कि उस जमाने में ये कौन सी चीज में बिलीव करते थे, 6 पॉइंट है वो, आफ्टर लाइफ। दे यूज टू बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो जीवन के बाद क्या है, मृत्यु, और मृत्यु के बाद बोल रहे हैं कि फिर से मृत्यु के बाद भी बंदा जो है जीवित है, और वो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग को यूज करता है अगर हम उसके साथ दफना देते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। इजिप्ट में भी ये कॉन्सेप्ट था, ममीज वगैरह जब बनाई जाती थी तो वहां पर भी ऐसा ही होता था। तो याद रखना, आफ्टर लाइफ में इंसान का कंकाल विद डॉग्स स्केलेटन ये मिला है। ठीक है, ये विश्वास जताता है कि भाई दोनों का जो बॉन्ड है मरने वाले मतलब मरने के बाद भी जिंदा है। उसके बाद देखो एक सेवेंथ पॉइंट में हम लिख सकते हैं, दे यूज्ड टू बिलीव इन, ये विश्वास करते थे, दे यूज्ड टू बिलीव इन, ये विश्वास करते थे रीइंकारनेशन में, यानी पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास था, पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास था।
पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास था। तो इस तरह के इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई कि एक तो मातृ देवी को वर्शिप कर रहे हैं, दूसरा भगवान शिव को वर्शिप कर रहे हैं, फिर मदर गॉडेस को वर्शिप कर रहे हैं, पीपल को पूज रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखो डेड बॉडीज को क्रिमेट नहीं किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, बरी किया जा रहा है। और साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि आफ्टर लाइफ जो है वो इंसान जीता और अपनी पर्सनल बिलोंगिंग का इस्तेमाल करता है। तो याद रखना, रोपड़ का एग्जाम्पल है कि इंसान के साथ कंकाल, इंसान के साथ जो है, इंसान कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है और उस इंसान के जो भी बिलोंगिंग्स है, जो भी सामान, बर्तन और उसकी ज्वेलरी और उसका जो भी टूल्स वगैरह उसके साथ ही दफना दिए गए ताकि वो अपना इस्तेमाल उनका कर सके। और बाद में कुछ टाइम के बाद वो है रीइनकारनेट हो जाया करते थे, ऐसा इनका मानना है, रीइनकारनेट हो जाया करते थे, पुनर्जन्म हो जाया करता था। तो ये 7 पॉइंट्स है बच्चों, 7 पॉइंट्स याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। बाकी लॉर्ड शिवा के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? पशुपति सील तुम्हें मालूम है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट? सिंधु घाटी लिपि की वर्तमान स्थिति क्या है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। सरोज, मैरिज वगैरह का सिस्टम भी बताएंगे, बिल्कुल। रुक जाओ थोड़ा सा, ये जो काम का कंटेंट है वो एक बार देख लेते हैं बेटा। जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये रीजन तो होता ही है कि भाई बहुत ज्यादा जगह जो है खराब ना हो, तो एक ही जगह दफनाए जा रहे हैं और अल्टीमेटली इंसान का शरीर मिक्स हो जाता है मिट्टी के साथ, है ना। चलो आंसर तुम लोगों ने दे दिया। चलो बहुत बढ़िया, देखो मैं ध्यान से। हाँ, आंसर देखो क्या है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इंडस वैली स्क्रिप्ट? तो नॉट डिसाइफर्ड, समझ में नहीं आया अभी तक, डिकोड नहीं कर पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, किसी के द्वारा समझाया नहीं गया अभी तक, ठीक है। समझ में नहीं आया अभी तक, नॉट डिसाइफर्ड। मैंने अभी तो बोला कि इंडस वैली स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब क्यों नहीं पढ़ी जा सकी उसके फटाफट से रीजन देख लो, फिर ये जो है एक सवाल और है, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलो देखो, इनकी स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूं जल्दी से। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, भाई लोग ध्यान से देखो, एक तो अभी तक ये अनडिसाइफर्ड है ना, पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ी क्यों नहीं जा सकी है? क्योंकि बाइलिंगुअल रिकॉर्ड्स नहीं है। भाई अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को, अगर उसकी लिपि को, अगर दूसरी उस टाइम पे जैसे मेसोपोटामिया वगैरह है, अगर उनकी स्क्रिप्ट के साथ कहीं मर्ज कर दिया होता या उनकी स्क्रिप्ट में हमारे बारे में कुछ ट्रांसलेशन कर रखा होता, यानी अगर हमारी इस स्क्रिप्ट की अगर कोई दूसरा रिकॉर्ड भी होता किसी दूसरी भाषा में, तो इसको पढ़ा जा सकता था, पर अब नहीं पढ़ सकते, अभी तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। तो स्क्रिप्ट जो है अनडिसाइफर्ड, पढ़ी नहीं जा सकी। दूसरा पॉइंट देखो भाई, दूसरा पॉइंट है कि ऐसी स्क्रिप्ट को फिर बोलते क्या है जो पढ़ी नहीं जा सकी और अलग ही तरह की स्क्रिप्ट है। देखो ये स्क्रिप्ट है भाई, ये देखो, ये रेक्टेंगल सील्स देख रहे हो तुम, रेक्टेंगल सील्स में किसी भी तरह के कोई जानवर नहीं है। ये देखो रेक्टेंगल सील्स में किसी तरह के कोई जानवर नहीं है। जानवर वगैरह कहां है? स्क्वायर में तुम्हें दिख जाएगा, ये देखो, ये स्क्वायर में दिख जाएगा तुम्हें, स्क्वायर में दिख जाएगा, स्क्वायर में दिख जाएगा। रेक्टेंगल मैंने बताया ना सिर्फ स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट है, देखो इस तरह के सिंबल्स इन्होंने यूज किए, इस तरह के लेटर्स इन्होंने यूज किए हैं, देख रहे हो भाई। अब मैं तुम्हें बताता हूं इनके बारे में। पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है, पढ़ी लिखी नहीं जा सकी क्योंकि बाइलिंगुअल रिकॉर्ड्स नहीं है, बाइलिंगुअल रिकॉर्ड्स नहीं है। दूसरी भाषा में रिकॉर्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, थर्ड पॉइंट,
पर इनकी स्क्रिप्ट के बारे में जो चीजें पता चली वो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इनकी जो स्क्रिप्ट है इट इज अ कॉर्पस ऑफ सिंबल्स एंड पिक्टोग्राफ्स, यानी पिक्टोग्राफ्स और सिंबल्स का, पिक्टोग्राफ्स एंड सिंबल्स का ग्रुप है ये। इनकी जो स्क्रिप्ट है इट इज अ कॉर्पस, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स एंड पिक्टोग्राफ्स। भाई तुम देखो ध्यान से, स्क्रिप्ट लिखी और पिक्टोग्राफ है ना भाई, स्क्रिप्ट लिखी और पिक्टोग्राफ, ऊपर भी स्क्रिप्ट लिखी, इधर दो जानवर खड़े कर रखे हैं, ठीक है, बीच में इंसान, अगल बगल जानवर, तो मतलब स्क्रिप्ट और पिक्टोग्राफ का मिक्सचर है ये। इनकी जो स्क्रिप्ट है इट इज अ कॉर्पस ऑफ सिंबल्स एंड पिक्टोग्राफ, सिंबल्स दिख रहे हैं हमें और पिक्टोग्राफ दिख रहे हैं। चौथा पॉइंट इनके बारे में पता चला है, इनकी स्क्रिप्ट के बारे में ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। कोई बात नहीं कैफ साहब, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात क्या है ना, अभी तक हमारे पास जो एविडेंसेस है उसके बेसिस पे हम ये सब बोल रहे हैं, अंदाजा चल रहा है अभी। कुछ चीजें श्योर भी हैं क्योंकि इतना कुछ मिला है हमें, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ये चीजें रियल भी हैं। कुछ जो चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो थोड़े से ऐसा लगता है कि शायद उनका कुछ और मतलब हो, या शायद ऐसा ना हुआ, किसी और तरीके से कुछ हुआ हो। तो वो तो जब तक और हिस्ट्री हमें पता चल जाएगी, तब तक हम, जब तक इसको हम पढ़ नहीं पाते स्क्रिप्ट को, तब तक हमें रियलिटी में एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या था। पर कोई बात नहीं, जितना आप हमें मालूम है, जितना एविडेंसेस उसके बेसिस पे देखो। तो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, दूसरी भाषा में रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और ये ग्रुप है सिंबल्स का और पिक्टोग्राफ्स का, यानी लेटर्स और जो पिक्टोग्राफ्स हैं उनका सिंबल है, ये ग्रुप है। ध्यान से देखो, तो कॉर्पस ऑफ सिंबल्स एंड पिक्टोग्राफ्स, सिंबल्स और पिक्टोग्राफ्स का, चिन्हों का और चित्रों का ग्रुप है। चौथा पॉइंट देखो यहां पर, इनके बारे में पता चला है कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लिपि है, देखो बच्चों ध्यान से, दाईं तरफ से बाईं तरफ से बाईं तरफ, दाईं तरफ से बाईं तरफ, और फिर बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती थी, और फिर बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती थी। अब ये तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चला? भाई जैसे आज के टाइम में अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट है, अपनी आज के टाइम में जो मैं ये लिख रहा हूं हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट है, कि मैंने पहले यहां से शुरू किया, लेफ्ट से लिखा राइट की तरफ, फिर मैं वापस लेफ्ट में आया, फिर लिखा मैंने राइट की तरफ, फिर मैं वापस आया लेफ्ट, फिर मैं राइट की तरफ लिखूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा लेफ्ट, फिर राइट की तरफ लिखूंगा। तो हमारा तो कुछ इस तरह का है, हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यहां से मैंने लिखा, यहां चला गया, फिर यहां से लिखा, यहां चला गया, यहां से लिखा, यहां चला गया, इस तरह से हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो पहले देखो कैसे, पहले तो लिखी जा रही है ऐसे, दाईं से बाईं, यानी राइट टू लेफ्ट, और फिर लिखी जा रही है लेफ्ट टू राइट, फिर अगेन राइट टू लेफ्ट, एंड देन लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से, यानी ऑल्टरनेट लाइंस में, अगली लाइंस में सब कुछ बदल जा रहा है। पहले यहां से यहां लिखा, फिर यहां से यहां लिखा, फिर यहां से यहां लिखा, फिर यहां से यहां लिखा। ऐसी स्क्रिप्ट को बोलते हैं बच्चों साइंटिफिकली बोस ट्रोफिडन। ठीक है भाई, बोस ट्रोफिडन बोलते हैं अगर इस तरह से कोई चीज लिखी जाए, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, इस तरह की स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं बोस ट्रोफिडन साइंटिफिकली। तो याद रखना है। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एनिमल है, जो प्रोमिनेंट एनिमल है जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर दिखा है, सबसे ज्यादा दिखा है, मोस्ट प्रेवलेंट प्रोमिनेंट, एक तो बच्चों वो है फिश,
फिश लगभग आपको हर जगह दिखेगी, हर सील पर फिश, ठीक है। यहां पर भी देखो ये बनी हुई, देखो ये, देखो ये फिश बनी हुई, ठीक है। लगभग हर सील पे आपको जहां पे पिक्टोग्राफ है वहां पर ये मछली जरूर दिख जाएगी, फिश, ठीक है भाई। ध्यान से देखो आगे, तो यहां पर प्रोमिनेंट एनिमल फिश है, साथ ही साथ बुल है, साथ ही साथ क्या है, बुल। तो बैल और मछली जो है ये प्रोमिनेंट सिंबल्स के तौर पर देखने को मिले, प्रोमिनेंट पिक्टोग्राफ्स के तौर पर देखने को मिले, सिंबल्स नहीं, सिंबल्स तो लेटर्स हो गए। प्रोमिनेंट एनिमल्स के तौर पर देखें फिश और बुल इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और अब देखो भाई, अब देखो भाई ध्यान से, अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, आंसर तो हमें पता चली गया। अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रपोज्ड रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रस्तावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं आप सबको बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, कहां पर आ रहे हैं शिवम, दो दो आंसर बताओ कहां आ रहे हैं, यहां पर, चलो भाई देखो अब ध्यान से, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। देखो, विदेशी आक्रमण को सही नहीं मानना, फॉरेन इन्वेजन को नहीं मानना, पॉलिटिकल करप्शन को सही नहीं मानना है, और आर्थिक पतन को भी सही नहीं मानना है। एक्चुअल रीजन है जलवायु परिवर्तन। पहले हुआ क्या मैं बता दूं, जल्दी से देखो 1 मिनट में। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास बसी हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, किसी जमाने में उस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ गया था, टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो थे, जहां से ये जो ग्लेशियर्स हैं, जहां से ये नदियां आ रही थी, सिंधु नदी और जो बाकी जो दूसरी नदियां ग्लेशियर से आ रही थी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल गए तेजी से, तेजी से ग्लेशियर्स पिघल गए बच्चों। और जब तेजी से ग्लेशियर्स पिघल गए तो नदियों में बाढ़ आ गई, नदियों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। और बाढ़ की वजह से जो है ज्यादातर लोग जो हैं खत्म हो गए, बाढ़ की वजह से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी इसका पतन का मतलब है कि लोगों का पतन नहीं, लोगों के रहन सहन के तरीके का पतन। यानी जिस स्टैंडर्ड के साथ ये लोग रहते थे वो स्टैंडर्ड खत्म हो गया। लोग तो रहे, लोग नहीं रहेंगे तो साला हम कहां से आएंगे, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। तो पहले याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ गया था, क्लाइमेट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ग्लेशियर्स पिघल गए, नदियों में बाढ़ आ गई, और बाढ़ की वजह से ये इलाके इन्हें खाली करने पड़े और इन्हें जाना पड़ा गंगा यमुना की तरफ। इंडस की तरफ से कहां जाना पड़ा, गंगा यमुना की तरफ। तो पिघल गए, नदियों में बाढ़ आ गई और उसकी वजह से शिफ्ट होना पड़ा गंगा यमुना की तरफ, शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या बाढ़ की वजह से सब कुछ हुआ? नहीं, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो लगभग सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, बाढ़ आ गई अच्छी खासी, पूरा बर्बाद कर दिया। अब बाढ़ आने के बाद ग्लेशियर्स तो पिघल गए ना, तो ग्लेशियर्स तो बचे ही नहीं, अब नदियां सूखेंगी। जब ग्लेशियर ही नहीं बचे तो अब नदियां कहां से बहेंगी? तो नदियां धीरे धीरे सूखने लगी, तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बाढ़ आ गई, तो बाढ़ एक रीजन हो गया, फ्लड एक रीजन हो गया। और दूसरा, फ्लड इतनी आ गई कि हमारे सारे के सारे ग्लेशियर जो है उस टाइम पर पिघल गए, तो अब नदियों की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी, पानी की बहुत किल्लत होने लगी। तो मतलब बाद में क्या होता है, बाढ़ और उसके अलावा भाई पानी जब सारा बह गया ग्लेशियर्स का, तो अब नदी में तो कुछ पानी होगा नहीं, तो बाढ़ और उसके अलावा ड्रॉट यानी सूखे की स्थिति आ गई। पहले बाढ़ आई, पानी ही पानी, फिर पानी इतना आ गया कि ग्लेशियर्स पिघल गए, पानी नहीं, अब सूखा पड़ रहा है। तो फ्लड एंड ड्रॉट आज के टाइम में यही दो रीजंस कंसीडर किए जाते हैं, फ्लड एंड ड्रॉट, बाढ़ और सूखा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन का पार्ट है ये। आई होप तुम्हें समझ में आया हो बेटा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलो, तो आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है।
ठीक है भाई, चलो तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी, रिवीजन कर लेना अच्छे से, टेस्ट है 8 बजे। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू पार्थ, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बेटा मरा कोई नहीं है, लोग नहीं मरे, उनके रहने का जो लेवल है वो खत्म हो गया। जितने स्टैंडर्ड के साथ वो रहते थे बढ़िया तरीके से, वो खत्म हो गया बाढ़ वगैरह आने की वजह से। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं, टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल रितांकर, बिल्कुल इसके बाद पढ़ेंगे।